स्टोरी की स्टार्टिंग मेन कैरेक्टर से होती है जिसका नाम सकुटो था। सकुटो जब उठता है तब वो अपनी डायरी को नोटिस करता है जिसमें उसने किसी बनी गर्ल का जिक्र किया था और आगे लिखा था, इसे तुम पूरा पढ़ना इससे पहले कि तुम सब भूल जाओ। अब सकुटो अपने डायरी में जो स्टोरी लिखा था उसे पढ़ने लगता है। उस डायरी में लिखा था, जब मैं लाइब्रेरी में था तब मैंने एक लड़की को देखा जिसने बनी ड्रेस पहना हुआ था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे छोड़कर कोई और उसे नोटिस नहीं कर रहा। जो लड़की बनी ड्रेस पहनी हुई थी वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक सेलिब्रिटी है जिसका नाम मिया सकुरोजिमा है, जिसे हमारे स्कूल में सेनपाई बुलाया जाता है। सेनपाई अपनी एक्टिंग करियर की वजह से बहुत कम स्कूल अटेंड किया करती थी। वो पहली बार था जब मैं सेनपाई से मिला। सकुटो जब अगले दिन स्कूल जाता है तब वो सेनपाई को देखता है और अपने दोस्त से पूछता है, ये हमेशा अकेली क्यों रहती है। लेकिन तभी उसके दोस्त की जीएफ आती है और उसको सकुटो से दूर लेकर चली जाती है और जाते टाइम ऐसा लुक देती है जैसा कि मार ही डालेगी। लंच टाइम में सकुटो की दोस्त की जीएफ फिर उसके पास आती है और बोलती है, तुम अब कभी भी हिम्मत मत करना यूमा से बात करने की, तुम्हारे उस हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तुम इतने गुस्से में क्यों, क्या तुम पीरियड्स में हो। ये सुनकर यूमा की गर्लफ्रेंड गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले सीन में एक लड़का सेनपाई की फोटो क्लिक कर रहा था, तभी उसके सामने सकुटो आ जाता है और बोलता है, निकल ले चुपचाप। ये सुनकर वो लड़का वहां से चला जाता है। ये सब सेनपाई भी नोटिस करती है और इसके लिए सकुटो को थैंक्स बोलती है। कल जो हुआ तुम उसके बारे में भूल जाओ, बनी आउटफिट बहुत अजीब था, उसको बुला पाना लगभग नामुमकिन है। सेनपाई इस बात को घुमाते हुए बोलती है, सकुटो मैंने तुम्हारे बारे में एक र्यूमर सुना है, कुछ लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है, जिसमें तुमने अपने क्लास के 3 क्लासमेट को हॉस्पिटल भेज दिया था। मुझे खुशी है तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो। और इस सीन में हमें पता चलता है कि सकुटो स्मार्टफोन यूज नहीं करता क्योंकि एक बार गुस्से में इसने अपने स्मार्टफोन को नदी में फेंक दिया था। तुम मेरे इस र्यूमर के बारे में क्या सोचती हो। अगर कोई इंसान ऐसा करे तो मुझे नहीं लगता वो ऐसे ही स्कूल ज्वाइन करने लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। काश ये लाइन मेरे क्लासमेट भी सुन सकते। तब सेनपाई की नज़र उसकी एक मूवी के पोस्टर पर जाती है और वो उदास हो जाती है। मैंने अपना डिब्यूट 6 साल की उम्र में किया था। मुझे मॉर्निंग ड्रामा सीरीज का लीड रोल मिला था। मॉर्निंग ड्रामा सीरीज के लीड रोल मिलने के बाद टेलीविजन, मूवी, कमर्शियल सबकी नज़र मुझ पर ही टिक गई थी। शुरुआत में ये सब करने में मज़ा आ रहा था, लेकिन बाद में ये सब स्ट्रेसफुल बन गया। लोग मुझे देखते और बोलते, वो देखो सकुरोजिमा जा रही है। कभी कभी मैं सोचती थी काश मैं ऐसी दुनिया में चले जाऊं जहां पर मुझे कोई नहीं जानता हो। तुमने मुझसे पूछा था मैं बनी ड्रेस क्यों पहनी थी, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने ये नोटिस किया कि हफ्ते के 4 दिन मुझे लोग नहीं देख पा रहे हैं। पहले तो मैंने ये सोचा कि वो सब मछली को देखने में बिजी होंगे, इसीलिए वो सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कैफे पर गई जो मेरे घर के रास्ते में है और मैंने जब उनको आवाज दी तो वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो मुझे देख नहीं सकते। इसीलिए मैं बनी कॉस्ट्यूम पहनती हूँ ताकि कोई मुझे देख सके तो कम से कम रिएक्ट तो करे। इसके बाद सेनपाई एक स्टोर पर जाती है बन खरीदने, लेकिन उनको भी देखकर यही लग रहा था कि वो भी सेनपाई को ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तब सकुटो सामने आता है और सेनपाई के लिए एक बन खरीद लेता है। क्या तुम मेरी इस इनविजुअल स्टोरी पर भरोसा करते हो। मुझे पता है ऐसी स्टोरी को एडोलेसेंस सिंड्रोम कहते हैं, किसी दूसरे इंसान की मन की बात सुन पाना या किसी का फ्यूचर देख पाना या फिर अपने शरीर को किसी दूसरे के शरीर के साथ अदल बदल कर पाना। नेचर के इन सब चमत्कार को एडोलेसेंस सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद सकुटो सेनपाई को अपने घर में लेकर आता और बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसके बाद सकुटो अपना शर्ट खोलने लगता है, जिसे देखकर सेनपाई बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सकुटो सेनपाई को अपना चोट दिखाता है। इसके बाद सकुटो सेनपाई को अपनी बहन की पिक दिखाता है जिसमें उसकी बहन जख्मी होती है। सकुटो बोलता है, मेरी बहन को किसी ने मारा नहीं था, बस इंटरनेट पर परेशान किया था। मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। कुछ बातें मैसेज का रिप्लाई ना देने पर एक लड़की जो मेरी बहन की क्लास की लीडर है वो मेरी बहन से बहुत हेट करती है और जब भी मौका मिलता है सब मिलकर मेरी बहन को चिढ़ाने लगते हैं। एक दिन मेरी बहन रोते हुए मेरे पास आई, उसके शरीर पर से अचानक से खून निकलने लगा। इसीलिए मैं एडोलेसेंस सिंड्रोम पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि एक दिन मैं सुबह उठा और मैं अपने आप को खून से लथपथ पाया और उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गया। क्या हॉस्पिटलाइज वाली बात सच थी। हाँ, मैं था जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया था।
तुम्हें उस शो में काम नहीं करना जिस शो में अभी तुम काम कर रही हो, क्योंकि तुम अपनी फिल्म की पोस्टर देखकर उदास हो गई। तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो। और ये बोलकर सेनपई वहां से चली जाती है। इसके बाद जब सकोटो सेनपई के बारे में सर्च करता है तो सेनपई के बारे में कुछ ऐसा लिखा आता है। अब ऐसा क्यों लिखा आता है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अब सकोटो को ये बात पता चलती है कि सेनपई ने अपने करियर से ब्रेक लिया है, और वो ये सवाल सबसे पूछता है कि आखिर सेनपई ने अपने करियर से ब्रेक लिया क्यों। लेकिन सकोटो को कोई भी सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूमिका होता है, जो सकोटो से उसकी चोट के बारे में कुछ इंटरव्यू लेने आई थी। लेकिन सकोटो फ्यूमिका को सीधा मना कर देता है। अब हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिससे सकोटो अपनी सारी बातें शेयर करता था और उससे अपना ओपिनियन मांगता था। हाँ, इसने सेनपई वाला केस भी से डिस्कस किया और उससे मदद मांगी है। हाँ, सारी इनविजिबिलिटी वाली सारी बातें बता दी है इसने। ये लड़की सेनपई के इनविजिबल होने पर कई सारी थियरी देती है, लेकिन वो थियरी अभी काम की नहीं है। इसके बाद सकोटो सेनपई को ढूंढता है हर जगह, जितनी जगह भी वो गए हैं, लेकिन उसको सेनपई नहीं मिलती। इसके बाद जब वो घर जाता है तब वो सेनपई को देखता है उसके घर के बाहर उसका वेट कर रही थी। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। रास्ते में सकोटो सेनपई से बोलता है, मुझे पता है तुमने अपना करियर को बीच में क्यों स्टॉप किया, क्योंकि मिडिल क्लास के 3rd ईयर में तुम्हारी एक पिक्चर बुक सामने आई थी जिसमें तुमने स्विमिंग सूट पहना था। तुम ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। ये तुम्हें बहुत बुरा लगा, इसलिए तुमने अपना शो छोड़ दिया अपनी मम्मी से बदला लेने के लिए। लेकिन इसके बाद सेनपई सकोटो को थप्पड़ मार देती है और बोलती है, मैं बहुत छोटी थी जब मुझसे ये सब कराया गया। मेरी मम्मी को मुझसे ज्यादा पैसे से मतलब था। मेरे हिसाब से तुम्हें एक्टिंग बहुत पसंद है, तुम्हें उस शो में वापस जाना चाहिए। तुम बस अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ रही हो, उसका सामना करो। इसके बाद सेनपई रोते रोते शांत होती है और बोलती है, तुम्हें ये स्टोरी किसने बताई। इसके बाद सकोटो बोलता है, अनाउंसर ने। उसने मुझसे डील किया कि मैं अगर अपनी चोट की पिक उसे दूंगा तो वो मुझे तुम्हारे बारे में बताएगी। इसके बाद सेनपई बोलती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अनाउंसर को अपनी चोट के पिक देकर। अब न्यूज रिपोर्टर तुम्हारे घर आ जाएंगे और तुमको परेशान करेंगे। उसके बाद सेनपई उस अनाउंसर से डील करके सकोटो की पिक डिलीट करवा देती है। उसके बाद सेनपई सकोटो को अपना घर दिखाती है जो कि सकोटो के घर के ठीक सामने था, और सेनपई सकोटो को थप्पड़ मारने के लिए उससे सॉरी बोलती है और सकोटो से कल डेट पर चलने के लिए पूछती है और बोलती है, अगर तुम 5 मिनट भी लेट हुए तो मैं वहां से चली जाऊंगी। उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सकोटो की बहन का नाम कायदे है, और कायदे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब ये किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती, और कायदे का उस इंसिडेंट के बाद से, स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद से, कभी भी वो घर से बाहर नहीं निकली। इसके बाद सकोटो तैयार होकर डेट पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में सकोटो को एक लड़की रोती हुई दिखती है, तो सकोटो उसकी मदद करने के लिए वहां रुक जाता है। लेकिन तभी एक लड़की पीछे से उस पर लात मारती है। अब वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि सकोटो उस लड़की को किडनैप करने वाला है। तुमने मुझे मारा क्यों? मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। इसके बाद लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सकोटो से बोलती है, जैसा मैंने मारा था वैसा तुम भी मार लो। मुझे लगता है ये लड़की सोची होगी कोई भी लड़का किसी भी लड़की को मार नहीं सकता, लेकिन भाई सकोटो जो गंदा लात बजाता है ना, क्या ही बोलूं। लेकिन उसी टाइम पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, जिसकी वजह से सकोटो को लेट हो जाता है और सकोटो वहां से भागता हुआ अपनी डेटिंग की जगह पर जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तब सकोटो सोचता है, मुझे पता था वो चली गई होगी। लेकिन सेनपई वहां पर सकोटो का वेट कर रही थी 1 घंटा 38 मिनट से। बताओ, जो लड़की 5 मिनट नहीं रुकने वाली थी वो लड़की लगभग 2 घंटा रुक गई। ऐसे ही थोड़ी कहते लोग प्यार में बावला हो जाते हैं। इसके बाद सकोटो सेनपई को अपने लेट होने की पूरी दास्तान बताता है। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? क्योंकि आमतौर पर लड़की जो मुसीबत में है उसको देखकर सारे लोग दूर भागते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम दोस्त नहीं बनाती। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब कोई ऐसा बेवकूफी होगा जो ऐसी हॉट लड़की के करीब आने का चांस छोड़ दे। तुम्हें किसने बोला अपना रियल मोटिव रिवील करने को? ये लड़की थोड़ी पागल है क्या? इसी ने तो थोड़ी देर पहले अभी ये बोला था। तुम्हें पता है, जब मेरी बहन में एडोलेसेंस सिंड्रोम डेवलप हुआ था तब किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया था। तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? हम लोग अब उनसे अलग रहते हैं। मॉम कायदे के साथ जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जब मेरी बातों पर किसी को भरोसा नहीं था तब एक लड़की थी जिसका नाम मकिनोहारा था। उसने मेरी बातों पर भरोसा किया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या तुम उससे प्यार करते थे? हाँ, बहुत। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने डेट पर किसी और लड़की को पसंद करने की बात करते हो? यार ये लड़की थोड़ा नशा करती है क्या? इसी ने तो अभी थोड़ी देर पहले पूछा। इसके बाद हमें सेनपई की मॉम आती हुई दिखती है, जिसे सेनपई ने बुलाया था। मैंने ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं तैयार हूं उनके साथ वापस जाकर शो पर काम करने के लिए। ये बोलकर सेनपई अपनी मॉम के पास जाने लगती हैं, लेकिन उसकी मॉम उसे इग्नोर कर देती हैं, जैसे सेनपई उन्हें दिख ही नहीं रही थी। उसके बाद सेनपई की मॉम सकुतो के पास आती हैं और उससे बोलती हैं, तुमने मुझे इधर क्यों बुलाया? मैंने आपको नहीं बुलाया, सेनपई ने बुलाया। कौन? सेनपई। कौन सेनपई? आपकी बेटी। मेरी कोई बेटी नहीं है। वो तुम्हारी बेटी और तुम अपनी बेटी के बारे में भूल गई। उसके बाद सेनपई सकुतो को आकर रोक देती है और बोलती है कुछ मत बोलो, और इसके बाद सेनपई की मॉम वहां से चली जाती है। इसके बाद सकुतो सेनपई के साथ कई लोगों से उसके बारे में पूछता है, लेकिन सब यही बोल रहे थे, कौन सेनपई? ये सुनकर सेनपई वहां से जाने लगती है। तब सकुतो सेनपई का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? अभी भी उम्मीद है, अगर हम इस जगह से कहीं दूर जाकर तुम्हारे बारे में पूछें तो शायद वो तुम्हें जानते हो, भूले ना हो तुम्हारे बारे में। और मान लो ऐसा हुआ, तुम्हारे अलावा सब मुझे भूल गए, सिर्फ तुम ही मुझे देख और सुन सकते हो। फिर अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे तरफ से हर दम खड़ा रहूंगा, भरोसा करो। हमारी डेट अभी पूरी नहीं हुई है, क्या हमारी बची हुई डेट को हम दूसरे शहर में तुम्हारे बारे में पूछने में लगा सकते हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सब ट्रेन में दूसरे सिटी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सकुतो सेनपई का हाथ पकड़ लेता है, जिसपे सेनपई बोलती है, मैंने तुम्हें कभी भी मेरा हाथ पकड़ने को नहीं कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद सब दूसरे सिटी में भी सेनपई के बारे में पूछते हैं, लेकिन उस सिटी में भी किसी को सेनपई के बारे में याद नहीं रहता। इसके बाद दोनों होटल में आते हैं, जहां सेनपई नहाने चली जाती है और सकुतो अपने दोस्त जो कि सोने जा रहा था उसको कॉल करके सेनपई के बारे में पूछता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके दोस्त को सेनपई के बारे में सब याद था। उसके बाद सकुतो का दोस्त कॉल रखकर सो जाता है। इसके बाद सकुतो अपनी वही प्रोफेसर वाली दीदी को कॉल करता है, जिससे वो अपना ओपिनियन लिया करता था, और इसे भी सेनपई के बारे में सब कुछ याद था। इसके बाद सकुतो और सेनपई दोनों सोने चले जाते हैं। बातों ही बातों में सेनपई सकुतो से किस मांगती है, लेकिन अपना सख्त लौंडा जाकिर भाई का फैन उसे मना कर देता है। इसके बाद सेनपई बोलती है, सकुतो अगर तुम मुझे भूल गए तो ऐसा कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद सेनपई सो जाती है, लेकिन सकुतो को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। इसके बाद सकुतो और सेनपई दोनों स्कूल चले जाते हैं, जहां सकुतो इस प्रोफेसर से मिलता है, जहां ये बताती है कि हम दोनों को छोड़कर स्कूल में किसी को भी सेनपई के बारे में याद नहीं है। क्या तुम कल सोए थे? बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेसर बोलती है, मैं भी नहीं सोई थी, और इसीलिए हमें सब याद है सेनपई के बारे में। तुम्हारा दोस्त जिसे कल तक सब कुछ याद था सेनपई के बारे में, लेकिन जैसे ही वो सोया वो सेनपई के बारे में सब कुछ भूल गया। एट द एंड इस एनालिसिस से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर तुम भी सोए तो तुम भी सेनपई के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। इसके बाद ये एक थियरी देती है कि सेनपई इनविजिबल क्यों हो गई और सब उसके बारे में भूल क्यों गए, लेकिन इसकी थियरी को मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। ये सुनने के बाद कि अगर वो सोया तो वो सेनपई के बारे में सब कुछ भूल जाएगा, इसीलिए सकुतो ना सोने की पूरी कोशिश करता है, और घर पर आकर सकुतो सेनपई के बारे में सब कुछ अपने डायरी में लिखता है। हाँ, ये वही डायरी है जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी सकुतो पढ़ रहा है। सकुतो के ना सोने की वजह से सकुतो बहुत अजीब सी हरकत करने लगता है और अजीब सा ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है। अब ये सब सेनपई भी नोटिस करती है और सकुतो को अपने साथ पढ़ने के लिए इनवाइट करती है। सेनपई सकुतो को बहुत कुछ पढ़ाती है। इसके बाद सेनपई सकुतो को कॉफी देती है, जिसको पीने के बाद सकुतो सो जाता है। हाँ, सेनपई ने सकुतो के कॉफी में नींद की गोली मिला दी थी। जब सकुतो सो जाता है तब सेनपई बोलती है, मुझे पता था तुम इसलिए नहीं सो रहे थे क्योंकि अगर तुम सो जाओगे तो तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगे। फिर भी थैंक यू सब चीज़ के लिए जो भी तुमने किया। और नेक्स्ट डे सकुतो उठता है और वो सेनपई के बारे में सब कुछ भूल जाता है। अब प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहां पर सकुतो को अपनी डायरी पढ़कर कुछ भी समझ नहीं आता है। अब जब सकुतो स्कूल में आता है तब प्रोफेसर उसे एक लेटर देती है, जिसमें लिखा था, अगर तुम उसे फिर से एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हो तब तुम्हें उसे प्यार का मतलब समझाना होगा, उसे प्यार दो। और ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि यही प्रोफेसर ने लिखी थी, जब उसको सेनपई के बारे में सब कुछ याद था। अब जब सकुतो एग्जाम दे रहा था तब सकुतो के सामने वही क्वेश्चन आता है जो कि सेनपई ने उसे पढ़ाया होता है, और सकुतो को सेनपई के बारे में सब कुछ याद आ जाता है।
और पूरे स्कूल में सेंपाई को ढूंढने के बजाय इस चूतिए ने सबसे वाहियात रास्ता अपनाया। स्कूल के प्लेग्राउंड में जाकर सबके सामने चिल्ला दिया, सेंपाई आई लव यू। तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं सुन सकती हूँ। इसके बाद सेंपाई सकुतो के पास आती है और इस पॉइंट पर मेरे को लगा था कि सेंपाई सकुतो से गले मिलेगी, लेकिन भाई फिर से बेचारे को थप्पड़ जड़ देती है। तुमने बोला था तुम मुझे नहीं भूलोगे, लेकिन तुम भूल गए। तुमने कहा था तुम कभी नहीं भूलोगे। सॉरी। इसके बाद सेंपाई सकुतो के पैर पर अपना पैर रख के बोलती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये वो नहीं है जो मैं सुनना चाहती हूँ। आई लव यू। इसके बाद सेंपाई पूरे स्कूल के सामने ये बोलती है कि सकुतो को अपने क्लासमेट को हॉस्पिटल भेजने वाला र्यूमर झूठ था, और पूरे स्कूल में ये दोनों अपना ऐलान मोहब्बत कर देते हैं। इसके बाद सेंपाई फिर एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जिस सेंपाई को सब भूल चुके थे, अब सबको वो याद आ जाती है। एट द एंड मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे कि सेंपाई एग्जिस्टेंस से क्यों हट गई थी और फिर वापस कैसे आ गई। अब इसका आंसर इस प्रोफेसर ने पहले ही दे चुका है, लेकिन फ्रंट बेंचर स्टाइल में। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें समझाएगा बैक बेंचर स्टाइल में, जैसा कि मैं अपने भाई समान बेटे लोगों को पूरा सिलेबस एग्जाम के ठीक 5 मिनट पहले समझाता हूँ। तो इन सिंपल वर्ड, सेंपाई एग्जिस्टेंस से गायब क्यों होने लगी थी? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेंपाई बचपन से अपने आप को अकेला समझती थी, क्योंकि उसकी मम्मी को उससे ज्यादा पैसे से मतलब था। स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था और सेंपाई अपने फैन से भागना चाहती थी। सेंपाई सोचती थी कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करे या फिर ना करे, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। सेंपाई ये सोचा करती थी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, सब उसे इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स में एक लॉ है, साइक्रोडिंजर्स कैट, जिसके मुताबिक अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाए तो वो चीज एग्जिस्टेंस से हट जाती है। और यही सेम चीज सेंपाई के साथ भी हुई। लेकिन जब सकुतो ने सेंपाई से इज़हार मोहब्बत किया, तब सेंपाई को ये लगा कि उसके एग्जिस्ट करने से कोई तो है जिसको फर्क पड़ता है, और सेंपाई अपने आप को और अकेला समझना बंद कर दी। हैंस फिजिक्स का लॉ साइक्रोडिंजर्स कैट टूट गया और सेंपाई एग्जिस्टेंस में आ गई।